अभिवादन, वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसके आर्किटेक्चर ओवरव्यू से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि एमसीपी असल में एआई एप्लीकेशंस को ज़रूरी संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट देने में कैसे मदद करता है। ये आजकल काफ़ी सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। एमसीपी अपने आप में एक टेक्निकल प्रोटोकॉल है, पर इसका जो महत्व है वो समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कैसे एआई सिस्टम्स, चाहे वो कोडिंग असिस्टेंट्स हों या कोई और टूल, बाहरी दुनिया की जानकारी लेकर ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा उपयोगी बनते हैं। एमसीपी इसी कम्युनिकेशन की आप कह सकते हैं एक तरह से नींव रखता है। तो ठीक है, चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहले एमसीपी का बुनियादी ढांचा क्या है। मैंने सुना है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। इसमें मुख्य तौर पर आप कह सकते हैं 3 किरदार होते हैं, 3 पार्टिसिपेंट्स। ओके। पहला है एमसीपी होस्ट। ये वो एआई एप्लीकेशन है, जैसे आप सोच सकती हैं विजुअल स्टूडियो कोड या शायद क्लॉड कोड, जो पूरी प्रक्रिया को मैनेज करता है। ठीक है, होस्ट यानी एआई एप्लीकेशन। हाँ। फिर दूसरा है एमसीपी क्लाइंट। ये होस्ट के अंदर ही एक कंपोनेंट होता है और ये किसी एक खास एमसीपी सर्वर से जुड़ता है। होस्ट के अंदर? हाँ, होस्ट के अंदर। हर सर्वर के लिए होस्ट एक अलग क्लाइंट इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा। और तीसरा है एमसीपी सर्वर। ये वो बाहरी प्रोग्राम या सर्विस है जो क्लाइंट को कॉन्टेक्स्ट यानी जरूरी जानकारी या फिर काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटीज मुहैया कराता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एआई एप्लीकेशन जिसे आप होस्ट कह रहे हैं वो एक ही समय पे कई अलग अलग सर्वर से जानकारी ले सकता है। हाँ, बिल्कुल। हर एक के लिए एक अलग क्लाइंट इंस्टेंस बनाकर। ये तो काफी फ्लेक्सिबल लगता है। बिल्कुल, यही इसकी एक बड़ी खूबी है। उदाहरण के लिए सोचिए, विजुअल स्टूडियो कोड है जो होस्ट है। हाँ, वो एक क्लाइंट के जरिए शायद किसी रिमोट सेंट्री एमसीपी सर्वर से जुड़कर एरर रिपोर्टिंग की जानकारी ले सकता है। ओके, रिमोट सर्वर से। हाँ, और साथ ही दूसरे क्लाइंट के जरिए उसी मशीन पर चल रहे लोकल फाइल सिस्टम सर्वर से जुड़कर फाइलों का कॉन्टेक्स्ट ले सकता है। अच्छा, लोकल वे। हाँ, सर्वर कहीं भी हो सकता है, आपकी लोकल मशीन पर या नेटवर्क पर कहीं दूर। जरूरी बस ये है कि वो एमसीपी प्रोटोकॉल के जरिए कॉन्टेक्स्ट सर्व कर रहा हो। इस स्ट्रक्चर को और बेहतर समझने के लिए क्या इसे कुछ परतों यानी लेयर्स में बांटा गया है, जैसे हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में देखते हैं? हाँ, कंसेप्चुअली इसे 2 मुख्य लेयर्स में देखा जा सकता है। 2 लेयर्स? कौन सी? पहली है डेटा लेयर। ये अंदरूनी परत है। ये जेसन आरपीसी 2.0 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन के नियम तय करती है। जेसन आरपीसी, ये क्या है? मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? हाँ, बिल्कुल। आप इसे एक तरह की मानक भाषा या फॉर्मेट समझ सकती हैं, जिसका इस्तेमाल करके क्लाइंट सर्वर से स्पष्ट रूप से अनुरोध करता है और सर्वर उसी फॉर्मेट में जवाब देता है। अच्छा। इसी डेटा लेयर में कनेक्शन की शुरुआत और अंत मतलब लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और कोर फीचर्स जैसे टूल्स, रिसोर्सेज, प्रॉम्प्ट्स और नोटिफिकेशंस, ये सब डिफाइन होते हैं। ओके। ज्यादातर डेवलपर्स के लिए असल में यही लेयर सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का असल आदान प्रदान यही होता है। ठीक है, डेटा लेयर। और दूसरी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये बाहरी परत है। इसका काम ये तय करना है कि डेटा लेयर का वो जेसन आरपीसी वाला डेटा असल में क्लाइंट और सर्वर के बीच ट्रैवल कैसे करेगा। अच्छा, कैसे जाएगा डेटा? हाँ, ये कनेक्शन बनाने, मैसेजेस को सही तरीके से फ्रेम करने, मतलब ताकि पता चले कहाँ एक मैसेज खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू, और सिक्योरिटी जैसे ऑथेंटिकेशन का ध्यान रखती है। क्या बात करनी है और ट्रांसपोर्ट लेयर देखती है कैसे बात करनी है। ट्रांसपोर्ट के तरीके क्या हैं? मतलब ये डेटा असल में भेजा कैसे जाता है? क्या इसमें कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं? हाँ, 2 मुख्य ट्रांसपोर्ट मेथड्स डिफाइन किए गए हैं। कौन कौन से? पहला है स्टूडियो ट्रांसपोर्ट। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करता है, मतलब एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है। अच्छा, डायरेक्ट कनेक्शन जैसा। हाँ, बिल्कुल। ये लोकल प्रोसेसेस के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए बहुत कारगर है, क्योंकि ये उसी मशीन पर होता है और इसमें नेटवर्क की जरूरत नहीं होती, लेटेंसी कम रहती है, परफॉर्मेंस अच्छी। ओके, स्टूडियो लोकल के लिए। हाँ, और दूसरा है स्ट्रीमेबल एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट। ये रिमोट सर्वर्स के लिए है। इसमें क्लाइंट से सर्वर कम्युनिकेशन के लिए एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल होता है। एचटीटीपी पोस्ट। हाँ, और सर्वर से क्लाइंट को लगातार अपडेट्स भेजने के लिए सर्वर सेंट इवेंट्स यानी एसएसई का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, एसएसबी। हाँ, और ये स्टैंडर्ड एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन तरीके जैसे बेलेट टोकन्स या एपीआई कीज
सपोर्ट करता है, अच्छा, स्टैंडर्ड मेथड्स जैसे, मतलब बेयर टोकन्स वगैरह। हाँ हाँ, बेरर टोकन्स, एपीआई कीज, वो सब। ये इसे नेटवर्क पर कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा वर्सेटाइल बनाता है। स्टूडियो लोकल के लिए और HTTP रिमोट के लिए ये समझ आता है, लेकिन क्या HTTP हमेशा रियल टाइम कामों के लिए पर्याप्त तेज होता है, खासकर जब AI को तुरंत रिस्पॉन्स देना हो? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, HTTP ट्रांसपोर्ट में थोड़ी लेटेंसी तो हो सकती है, जाहिर है नेटवर्क कंडीशंस पर भी निर्भर करता है। स्टूडियो निश्चित रूप से लोकल कम्युनिकेशन के लिए तेज है, कोई शक नहीं। लेकिन स्ट्रीमेबल HTTP खासतौर पर सर्वर सेंट इवेंट्स के साथ सर्वर को क्लाइंट को रियल टाइम में अपडेट्स भेजने की सुविधा देता है। अच्छा, तो इससे वो बार बार पूछने मतलब पोलिंग की जरूरत कम होती है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, रिमोट एक्सेस की फ्लेक्सिबिलिटी बनाम लोकल स्पीड। प्रोटोकॉल डिजाइन में दोनों ऑप्शंस का होना इसे अलग अलग यूज केसेस के लिए अडेप्टेबल बनाता है। आपने कहा डेटा लेयर सबसे अहम है और उसमें भी प्रिमिटिव्स का जिक्र किया। हाँ। ये प्रिमिटिव्स क्या चीज हैं, ये क्यों इतने जरूरी हैं? प्रिमिटिव्स, हाँ, ये MCP की आत्मा है, आप कह सकती हैं। ये वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो क्लाइंट्स और सर्वर्स एक दूसरे को ऑफर कर सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाँ, ये तय करते हैं कि किस तरह की कंटेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है और कौन से एक्शंस किए जा सकते हैं। ये AI एप्लीकेशन को बाहरी दुनिया से कॉन्टेक्स्ट और कैपेबिलिटीज देने का एक कोर मैकेनिज्म है। ओके, तो सर्वर्स क्या ऑफर करते हैं? सर्वर्स मुख्य रूप से 3 तरह के प्रिमिटिव्स एक्सपोज कर सकते हैं। ये एक्सिक्यूटेबल फंक्शंस हैं। फंक्शंस जैसे, सोचिए जैसे AI एप्लीकेशन के हाथ में कुछ औजार आ गए हों, ये फाइल ऑपरेशंस हो सकते हैं, API कॉल्स हो सकती हैं, डेटाबेस क्वेरीज हो सकती हैं, कोई भी ऐसा काम जिसे AI खुद नहीं कर सकता पर सर्वर कर सकता है। अच्छा, और दूसरा रिसोर्सेस, ये डेटा के स्रोत है। ये AI को जरूरी संदर्भ या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे किसी फाइल का कंटेंट या डेटाबेस का स्कीमा या किसी API से मिला रिस्पॉन्स या यूजर की प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। डेटा सोर्सेस। और तीसरा प्रॉम्प्ट्स। ये रीयूजेबल टेक्स्ट टेम्पलेट्स हैं। ये लैंग्वेज मॉडल्स के साथ इंटरैक्शन को स्ट्रक्चर करने में मदद करते हैं। टेम्पलेट्स जैसे सिस्टम प्रॉम्प्ट्स। हाँ, जैसे सिस्टम प्रॉम्प्ट्स जो मॉडल को बताते हैं कि उसे कैसा व्यवहार करना है, या फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स जो दिखाते हैं कि किसी टास्क को कैसे करना है। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए कोई कोड लिखने वाला AI असिस्टेंट है। बिल्कुल, मान लीजिए एक MCP सर्वर है जो आपके प्रोजेक्ट के कोड बेस को समझता है। ठीक है। वो टूल्स दे सकता है जैसे फाइंड ऑल यूसेजेस ऑफ दिस फंक्शन या रिफैक्टर दिस कोड स्निपेट। अच्छा। वो रिसोर्सेज दे सकता है जैसे द कंटेंट ऑफ फाइल x.py या द प्रोजेक्ट्स डिपेंडेंसी लिस्ट। और वो प्रॉम्प्ट्स दे सकता है जैसे अ टेम्पलेट फॉर राइटिंग गुड कमिट मैसेजेस अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट गाइडलाइंस। ओके। अपनी AI एप्लीकेशन यानी होस्ट का क्लाइंट पहले लिस्ट मेथड से पता लगाता है कि ये सब उपलब्ध है, जैसे टूल्स लिस्ट, रिसोर्सेज लिस्ट पता लगाता है। हाँ, और फिर जरूरत पड़ने पर टूल्स कॉल या रिसोर्सेज गेट जैसे मेथड से इन्हें इस्तेमाल करता है। ये तो सर्वर की तरफ से मिलने वाली चीजें हुई। क्या क्लाइंट्स भी सर्वर्स को कुछ ऑफर करते हैं? ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, ये भी होता है, और ये MCP को ज्यादा इंटरैक्टिव बनाता है। क्लाइंट्स भी कुछ प्रिमिटिव्स एक्सपोज कर सकते हैं जिससे सर्वर्स ज्यादा डायनामिक बन सके। अच्छा। जैसे 3 मुख्य हैं। सर्वर क्लाइंट के AI एप्लीकेशन से लैंग्वेज मॉडल कंप्लीशन जनरेट करने को कह सकता है। सर्वर क्लाइंट से कहेगा, क्यों? हाँ, ये तब काम आता है जब सर्वर को LLM की जरूरत है, लेकिन वो खुद किसी स्पेसिफिक LLM SDK पर डिपेंड नहीं होना चाहता। वो क्लाइंट के जरिए सैम्पलिंग कंप्लीट मेथड से ये काम करवा सकता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। दूसरा एलिसिटेशन। सर्वर एंड यूजर से ज्यादा जानकारी या कंफर्मेशन मांग सकता है क्लाइंट के जरिए। यूजर से कैसे? जैसे क्लाइंट एक पॉपअप दिखा सकता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल? इसके लिए एलिसिटेशन रिक्वेस्ट मेथड होता है। समझ गई। और तीसरा लॉगिंग। सर्वर क्लाइंट को डिबगिंग या मॉनिटरिंग के लिए लॉग मैसेजेस भेज सकता है, लॉग मेथड से। ओके, सैम्पलिंग, एलिसिटेशन, लॉगिंग, ये क्लाइंट की तरफ से। और नोटिफिकेशंस का क्या रोल है इस डेटा लेयर में? नोटिफिकेशंस, हाँ, ये रियल टाइम अपडेट्स के लिए महत्वपूर्ण है। रियल टाइम अपडेट्स? हाँ, मान लीजिए सर्वर पर उपलब्ध टूल्स की लिस्ट बदल जाती है, कोई नया टूल ऐड होता है या कोई पुराना हट जाता है, तो सर्वर क्लाइंट को एक नोटिफिकेशन भेजकर तुरंत सूचित कर सकता है, बिना पूछे। हाँ, बिना क्लाइंट के पूछे। ये JSON RPC नोटिफिकेशन होता है, जिसका मतलब है क्लाइंट से कोई जवाब एक्सपेक्टेड नहीं होता। ये MCP कनेक्शंस को स्टैटिक होने से बचाता है और उन्हें डायनेमिक और रिस्पॉन्सिव बनाए रखता है। पोलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब इसे एक साथ रखकर देखते हैं, ये पूरा इंटरैक्शन असल में होता कैसे है।
डेटा लेयर के स्तर पर अगर हम मुख्य स्टेप्स को देखें। जरूर। प्रक्रिया का सार कुछ इस तरह है। टेक्निकल डिटेल से थोड़ा ऊपर उठकर देखें तो पहला स्टेप है हैंडशेक यानी इनिशियलाइजेशन। हैंडशेक? हाँ, जैसे दो लोग मिलते हैं, क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। क्लाइंट एक इनिशियलाइज रिक्वेस्ट भेजता है। इसमें वो बताता है कि वो एमसीपी का कौन सा वर्जन समझता है और उसकी अपनी क्षमताएं क्या हैं, जैसे क्या वो एलिसिटेशन हैंडल कर सकता है। ओके। सर्वर जवाब में बताता है कि वो कौन सा वर्जन सपोर्ट करता है और उसकी क्षमताएं क्या हैं, जैसे क्या वो टूल्स और रिसोर्सेज देता है, क्या वो लिस्ट बदलने पे नोटिफिकेशन भेज सकता है। अच्छा, कंपैटिबिलिटी चेक जैसा। बिल्कुल। ये कदम पक्का करता है कि दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। अगर वर्जन्स मैच नहीं होते तो कनेक्शन वहीं खत्म हो जाता है। और अगर हो जाते हैं? सब ठीक रहा तो क्लाइंट एक नोटिफिकेशन इनिशियलाइज्ड भेजकर कहता है मैं तैयार हूं। ठीक है, हैंडशेक हो गया। फिर आता है कैपेबिलिटी डिस्कवरी, क्षमताओं का पता लगाना। कनेक्शन बनने के बाद क्लाइंट पूछता है तुम्हारे पास क्या क्या टूल्स हैं। टूल्स लिस्ट रिक्वेस्ट। मेन्यू देखने जैसा। हाँ बिल्कुल। सर्वर जवाब में टूल्स की एक मेन्यू कार्ड भेजता है। उसमें हर टूल का नाम, वो क्या करता है और उसे इस्तेमाल करने के लिए क्या जानकारी चाहिए, इनपुट स्कीमा, ये सब लिखा होता है। इसी तरह रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स के लिए भी डिस्कवरी होती है। रिसोर्स लिस्ट, प्रॉम्प्ट्स लिस्ट। एआई एप्लीकेशन इस जानकारी से अपनी एक इंटरनल रजिस्ट्री बना लेता है कि सर्वर क्या क्या कर सकता है। ठीक है, पता चल गया क्या क्या है, अब इस्तेमाल कैसे होगा। वो है तीसरा स्टेप, एग्जीक्यूशन यानी काम करवाना। अब जब एआई को किसी टूल की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कोड रिफैक्टर करना है, हाँ, तो क्लाइंट टूल्स कॉल रिक्वेस्ट भेजता है। इसमें वो बताता है कि कौन सा टूल इस्तेमाल करना है नाम से और उसके लिए जरूरी इनपुट क्या है, आर्ग्यूमेंट्स जो इनपुट स्कीमा से मैच होने चाहिए। ओके। सर्वर वो टूल चलाता है और नतीजा, जो भी स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, वो वापस क्लाइंट को भेज देता है। एआई एप्लीकेशन फिर इस नतीजे को अपनी प्रक्रिया में इस्तेमाल करता है, शायद लैंग्वेज मॉडल को देता है या यूजर को दिखाता है। और चौथा स्टेप? नोटिफिकेशंस वाला। हाँ, चौथा है स्टेइंग अपडेटेड थ्रू नोटिफिकेशंस। ये वो हिस्सा है जो इसे डायनामिक बनाता है। अगर सर्वर की टूल लिस्ट बदल जाती है, मान लीजिए कोई नया टूल आ गया, थाम या पुराना चला गया, और सर्वर ने हैंडशेक में बताया था कि वो नोटिफिकेशन भेज सकता है, तो वो क्लाइंट को एक नोटिफिकेशन टूल्स लिस्ट चेंज्ड संदेश भेजता है। अच्छा। क्लाइंट को ये मिलते ही समझ जाता है कि मेन्यू बदल गया है और वो आमतौर पर फिर से टूल्स लिस्ट रिक्वेस्ट भेजकर नई लिस्ट मांग लेता है। अरे वाह, ये नोटिफिकेशंस वाला पहलू तो सच में बहुत कारगर लगता है। मतलब एआई को बिना बार बार पूछे ही ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। ये तो एफिशिएंसी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। सोचिए अगर टूल्स यूजर परमिशंस पर आधारित हों या किसी बाहरी सिस्टम की अवेलेबिलिटी पर, ये डायनेमिक एनवायरनमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशंस ये सुनिश्चित करते हैं कि एआई एप्लीकेशन के पास हमेशा कॉन्टेक्स्ट की ताज़ा और सही तस्वीर हो, जिससे वो ज़्यादा रेलेवेंट और रिलायबल बन सके। ये पोलिंग की इनएफिशिएंसी से बचाता है और रियल टाइम कोलैबोरेशन को संभव बनाता है। तो ये सब जानने का निचोड़ क्या है? मतलब व्हाई डज दिस मैटर? किसी व्यक्ति के लिए जो शायद एआई डेवलपर न भी हो, एमसीएपी को समझना क्यों ज़रूरी है? इसका बड़ा मतलब क्या है? देखिए, एमसीएपी को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उस अंडरलाइंग मैकेनिज्म को दिखाता है जो मॉडर्न एआई एप्लीकेशंस को ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा जागरूक, मतलब कॉन्टेक्स्ट अवेयर बना रहा है। ओके, अंडरलाइंग मैकेनिज्म। हाँ, ये सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है, ये एआई के काम करने के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट का हिस्सा है। एमसीएपी एआई को सिर्फ अपनी ट्रेनिंग डेटा पर निर्भर रहने के बजाय बाहरी दुनिया के टूल्स और रियल टाइम डेटा सोर्सेज से जुड़ने का एक स्टैंडर्ड तरीका देता है। अच्छा। इसे ऐसे सोचें, एमसीएपी एआई को बाहरी विशेषज्ञों यानी सर्वर्स से सलाह लेने या उनसे काम करवाने की क्षमता देता है। विशेषज्ञों से? हाँ, जैसे एक कोडिंग असिस्टेंट जो सिर्फ सामान्य कोड नहीं समझता बल्कि आपके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के फंक्शंस और एपीआईज को जानता है। या एक ट्रैवल एआई जो रियल टाइम फ्लाइट डेटा देख सकता है और बुकिंग सिस्टम से सीधे बात कर सकता है। एमसीपी जैसे प्रोटोकॉल्स इसे संभव बनाते हैं। तो ये एआई को मॉड्यूलर बना रहा है? बिल्कुल। एआई एप्लीकेशन को खुद सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, वो जरूरत पड़ने पर एमसीपी सर्वर से कॉन्टेक्स्ट या कैपेबिलिटी उधार ले सकता है। ये एआई को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाकर ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। मतलब ये एआई को ज्यादा रेलेवेंट और ज्यादा पावरफुल बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, बिना एआई मॉडल को खुद और ज्यादा कॉम्प्लेक्स किए। ये एआई की पहुंच को उसकी अपनी डिजिटल दीवारों से बाहर असली दुनिया के डेटा और एक्शंस तक ले जाता है,
ये वाकई एआई के विकास में एक अहम कदम लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एआई को सिर्फ जानकारी प्रोसेस करने वाले टूल से बढ़ाकर रियल वर्ल्ड टास्क्स में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये इंटीग्रेशन को गहरा करता है और यहीं से भविष्य की संभावनाएं खुलती हैं। ये सोचते हुए कि एमसीपी सर्वर्स डायनामिक रूप से टूल्स और रिसोर्सेज ऑफर कर सकते हैं। हाँ, और नोटिफिकेशंस के जरिए रियल टाइम अपडेट्स भेज सकते हैं। क्या भविष्य में एमसीपी सर्वर्स इतने स्मार्ट हो पाएंगे कि वो यूजर के करंट टास्क या कंटेक्स्ट को समझकर प्रोएक्टिवली मतलब खुद से? हाँ, खुद से वो टूल्स और रिसोर्सेज ऑफर करें जिनकी जरूरत पड़ सकती है, बिना यूजर के पूछे, या शायद यूजर की अगली जरूरत को एंटीसिपेट करके कॉन्टेक्स्ट तैयार रखें। ये एक दिलचस्प सवाल है कि ये रियल टाइम डायनामिक कंटेक्स्ट एक्सचेंज एआई इंटरैक्शन को कितना पर्सनलाइज्ड, प्रोएक्टिव और सचमुच मददगार बना सकता है। ये सोचने वाली बात है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए धन्यवाद। उम्मीद है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी और एआई के भविष्य की एक झलक दी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।